वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू सिंगल स्लिट। एक सिंगल स्लिट होगी हमारी, उसके अक्रॉस हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। देखिए पीछे हम लोगों ने इंटरफेरेंस पैटर्न जो पढ़ा था आपको याद होगा। डार्क और ब्राइट ऑल्टरनेट फ्रिंजेस मिल रही थी जिनमें सभी फ्रिंजेस की थिकनेस इक्वल थी। याद आया है? वो डार्क फ्रिंज हो या ब्राइट हो या फर्स्ट हो या लास्ट हो, सबकी विड्थ इक्वल आती थी, क्योंकि ना तो नंबर पे डिपेंड करती थी ना ही उसके डार्क और ब्राइट पर कोई वेरिएशन हुआ था। बट जो डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस बनेंगी, यहां भी फ्रिंजेस मिलेंगी उसी तरह की, लेकिन इनमें काफी डिफरेंस होगा। ये फ्रिंजेस जैसे सेंटर फ्रिंज होगी ज्यादा ब्राइट और सबसे वाइड, इसके बाद अल्टरनेट फ्रिंजेस डार्क ब्राइट बनेगी, लेकिन उनकी डार्कनेस बढ़ती जाएगी कंसिक्वेंटली और ब्राइटनेस डिक्रीज होती जाती है। डार्कनेस की थिकनेस बढ़ती जाएगी, ब्राइट फ्रिंज की थिकनेस डाउन होती जाती है। ऐसा एक बैंड मिलता है। इसको देखने के लिए देखो करेंगे क्या, एक सिंपल पैटर्न समझ लो। हमने एक बायोलॉजिकल स्लाइड ले ली है। क्या ले ली भाई जी? बायोलॉजी वाली स्लाइड आप लोगों ने देखी होगी। जो लोग बायो के हो तो आराम से जानते हैं, मैथ्स वाले हो सकता है ना जानते हो। जब स्लाइड बनाते हैं या आपने ब्लड टेस्ट करवाया हो तो ब्लड उस पे लिया जाता है, ऐसे एक कांच का प्लेट जैसा पतला सा होता है, उसको स्लाइड कहते हैं। इस बायोलॉजिकल स्लाइड को ब्लैक पेंट कर देना है पूरा। अब मैं यहां अल्टरनेट यूज कर रहा हूं, मतलब मेरा बोर्ड ही ब्लैक है, तो ये बायोलॉजिकल स्लाइड है, वो ब्लैक पेंट है। ओके, इस ब्लैक पेंट वाली बायोलॉजिकल स्लाइड को वन साइड मतलब एक तरफ पेंट करना है, दूसरी तरफ नहीं करना है, और एक रेजर ब्लेड लेकर के इसमें बहुत महीन एक स्ट्रिप डाल देनी, खरोच देना, मतलब स्क्रैच बना देना। तो जहां स्क्रैच बना दोगे पेंट वहां से गायब हो जाएगा, वो हिस्सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कि नहीं बताओ। बाद बाकी तो ब्लैक पेंट है, इससे तो लाइट निकलेगी नहीं, ब्लैक हिस्से से लाइट किससे निकल के बाहर आएगी? जो तुमने स्क्रैच किया है वहां पर, यानी वो स्क्रैच स्लिट का काम करेगा। सिंगल स्लिट, नैरो स्लिट, पीछे वाले भी काफी चीजें उससे मैच हो रही हैं। वहां स्लिट हुआ करती थी, वहां डबल स्लिट होती थी, S1 और S2 नैरो स्लिट से, यहां सिंगल नैरो स्लिट बनाएंगे। इस स्लाइड के क्रॉस हम लोग एक लैंप को ऑब्जर्व करेंगे। ये मान लो कोई लैंप रखा है, आप कैंडल भी यूज कर सकते हो। ये कोई लैंप है, इस लैंप को जब हम लोग देखेंगे, ये उसकी वो है कैंडल की, इस स्लाइड के क्रॉस हम देखेंगे तो हमें एक पैटर्न मिलेगा। देखने के बाद कैसा दिखेगा उसका मैटर समझना। जो सेंटर फ्रिंज होगी, ध्यान रखिएगा, जो सेंटर बैंड होगा वो सबसे ज्यादा ब्राइट और वाइड होगा, यानी सेंटर ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा इसको बोलेंगे। इसके बाद इसकी ब्राइटनेस ऑल्टरनेट दोनों तरफ डाउन होगी। ब्राइट का हिस्सा डाउन होगा और डार्कनेस का हिस्सा बड़ा होगा, यानी डार्क फ्रिंज मच कंपेयर टू, ये एग्जैक्ट डार्क नहीं होगी, मैं बता दूं मैं, हल्का हल्का डार्कनेस बढ़ेगी और ब्राइटनेस हल्की हल्की डाउन होती जाएगी अल्टरनेट। क्या इक्वल थिकनेस की बन गई क्या? ये बीच वाले की थिकनेस मोर देन होगी इनके अगल बगल वालों से, बस इतना समझ लो। इसको और थोड़ा थिक कर दे रहे हैं, सबसे ज्यादा बैंड ये वाला थिक होगा। वहां हम लोग फ्रिंजेस बोलते थे, यहां इनको बैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैंड। ये चीज देखो, डार्क वाला पोर्शन बढ़ाना है मुझे और ब्राइट वाला डाउन करना है। इसको हटा दे यार, ये ज्यादा ही वैसा हो गया। अब देखो दो स्ट्रिप, ये देखिए ब्राइटनेस वाली इसकी जो थिकनेस है वो कम हो रही है और डार्कनेस वाला पार्ट बढ़ रहा है, और ज्यादा डार्क हो गई, फिर आगे ब्राइटनेस डाउन होती जाएगी, बाहर जाने पर दोनों तरफ डार्कनेस बढ़ती जाएगी। हाँ, बारकोड जैसे ही समझ लो। सेंटर लेकिन सबसे ब्राइट सबसे वाइड होगा, ब्राइट भी होगा वाइड भी होगा। इसके बगल वाले में इसमें हल्का सा ब्राइटनेस डाउन होगी, मतलब एकदम परफेक्ट ब्राइट नहीं होगा, लाइट की अमाउंट डाउन होता जा रहा है।
और जो डार्क वाला उसकी डार्कनेस उसी रेशियो में बढ़ता जाता है। ऐसे हमको ऑल्टरनेट बैंड मिलते हैं। इन बैंड को ही हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न नाम देंगे। ऐसे एकदम स्ट्रेट बना दिया मैंने, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बोला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? आपको इतनी चीजें डायग्राम में बनानी है, फिर हम इस चीज को लिखेंगे। तो चलिए आप लोग डायग्राम बनाइए, फिर हम लिखाते हैं। तो चलो इसको लिखते हैं। तो स्टार्टिंग हम करेंगे टू डिटेक्ट, ध्यान देना भाई लोग, टू डिटेक्ट डिफ्रैक्शन across single slit, we take a biological slide बायोलॉजिकल लिखना, बायोलॉजिकल स्लाइड which is painted black on one side and make a scratch, make a scratch, तो make a scratch and मेक पैरेलल टू द, ध्यान रखना जो लैंप है और हमारी जो स्लाइड है एकदम हॉरिजॉन्टल रेंज पे होनी चाहिए, एंड मेक पैरेलल टू द लैंप एट सम डिस्टेंस। Then see across the scratch, then see lamp across the scratch. We found a central bright band with few colored bands on either side of central band. एक और खास बात है कि जो सेंट्रल बैंड के साइड में जो तुमको कलर्ड बैंड या डार्क बैंड मिलेंगी, उनकी डार्कनेस इंप्रूव होती जाएगी लगातार, और जो बीच बीच में आपको ब्राइट बैंड मिलेंगे उनकी ब्राइटनेस डाउन होती जाएगी। तो हम यहां पर बोलेंगे डार्कनेस कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, एंड ब्राइटनेस decreases ongoing either side of the central maxima. ये तो हमारा उसका स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट हुआ, इसको नोट करिए। देखिए ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पे अब हम बात करते हैं। ये टॉपिक हमारा शुरू होता है ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के साथ। देखिए मेन सोर्स हमारा एस ये है, इससे ऐसे लाइट्स निकलेंगी, और सपोज करिए जो सोर्स एस है वो किसी एक लेंस की फोकस है वो, तो जब ये लाइट रेज आप यहां पहुंचाओगे लेंस पर, तो इसके बाद ये कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि कहां से निकली हैं? फोकस से। ये रेज उस स्लिट जो हमने बनाई थी उस पे स्क्रैच डाल करके, ये स्क्रीन का कोई भी नाम आप दे सकते हो, तो ये देखो ये जो बीच का ओपन एरिया आपको दिख रहा है ये स्लिट है,
ये लाइट रेज अब आगे बढ़ेंगी और हम आगे कहीं एक जगह स्क्रीन कंसीडर करेंगे जिस पर हम इस फ्रिंज पैटर्न को ऑब्जर्व करना चाहते हैं या हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। देखो अब इस जगह से थोड़ा सा फोकस करने का पॉइंट ये आया कि ये जो लाइट है मैक्सिमम तो इस तरफ जाएगी, बट थोड़ा बहुत ऊपर भी मुड़ेगी और नीचे भी मुड़ेगी, उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्रेक्शन। तो देखिए मैक्सिमम लाइट हमारी इसी डायरेक्शन में आगे गई और यहां हमने एक कोई लेंस यूज कर लिया दूसरा। अब ये लेंस हमारा पैरेलल आने वाली रेज के साथ क्या करेगा बताओ, उनको फोकस करा देगा कि नहीं बताओ। और जहां ये फोकस करा रहा हमने उसी जगह उस स्क्रीन को प्लेस किया है जिस पर हमें पैटर्न ऑब्टेन करना है। ये जो पॉइंट आएगा ये पोजीशन होगा सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि सबसे ज्यादा लाइट इस जगह मीट करेगी। लेकिन थोड़ी बहुत बेंडिंग भी हुई होगी, देखो मैंने कहा था ऊपर भी बेंड होगी नीचे भी बेंड होगी हर साइड होगी, तो बेंडिंग के फल स्वरूप या रिजल्टेंट तौर पे कुछ रेज वहां पर पी पॉइंट पर मिलेंगी। ऐसा नहीं कि पी पर ही मिलेंगी, पी पर आएंगी ऐसे कुछ और यहां मिला सकते हो, क्यू पर, ई पर, डी पर, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐसे डाउनवर्ड भी होंगी। हमको जब बहुत से नहीं मतलब है, हमको एक जगह कहीं ऑब्जर्वेशन करना था तो मैंने लेट कर लिया पॉइंट पी। अब ये जो कह सकते हो डेविएशन हुआ है, इसके लिए हम एक एंगल यूज करेंगे। ये जो डेविएशन हुआ देखो, इसको हम यहां पर नाम देंगे एंगल थीटा, और इस जगह से इस वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ज्योमेट्रिकली जो ये थीटा है वो इस थीटा के इक्वल होगा, यहां जो एंगल बनेगा उसके इक्वल होगा। ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है हमारा। एक लेंस का नाम L1 कह दो और जो दोबारा से यूज किया उसका नाम L2 कह दिया। ये हमारी कोई स्क्रीन है जहां पर ये सिंगल स्लिट है। इस सिंगल स्लिट की थिकनेस को कुछ लेट करना था, आप ए लेट कर सकते हो, आप ई लेट कर सकते हो। ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो ए है और ये जो लास्ट पॉइंट है ये बी है, ऐसा मैंने, यानी स्लिट का नाम अगर आप कहोगे तो क्या कहोगे, ए बी स्लिट, क्या कहेंगे। ये बनाई मैंने थोड़ी ब्रॉड है जिससे डायग्राम साफ बने। इट इज वेरी नैरो स्लिट, ओके। लेकिन अब अगर हम बहुत नैरो बना देंगे तो फिर बना नहीं पाएंगे, आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए देखने में आपको बड़ी स्लिट लग रही है, एक्चुअल ये बहुत नैरो स्लिट है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट आप बनाइए, फिर आगे की हम बात करते हैं। तो देखिए डायग्राम तो ठीक है, मैं एक बार फिर एक चीज समझा देना चाहता हूं। आप लोग जब भी बनाइएगा डायग्राम, मैं थोड़ा बिग करके दिखा रहा हूं, दोनों रेस का जो बेंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है, ध्यान देना। मतलब जो डायरेक्ट जा रही है वो तो ठीक है, सीधे चली गई और फोकस हो गई जाके ऊपर, लेकिन जो बेंड हुई है यानी डेविएट हुई, आपका जो भी कहिए, डिफ्रैक्ट हुई, तो ये देखो यहां से डिफ्रैक्ट हुई ऐसे और ये यहां से डिफ्रैक्ट हुई, फिर यहां पहुंचने के बाद वो लेंस से पास हुई तो और ज्यादा डाइवर्ट होकर कहीं ना कहीं स्क्रीन पर पॉइंट पी पर मीट हो रही है। इस जगह थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। और ये जो एंगल है यहां वाला, ये मैंने बोला थीटा, और वही एंगल यहां बनेगा, इस चीज को थोड़ा समझ लें। और ये जो सामने लाइन ड्रॉ की है ये मेरी कंस्ट्रक्शन है, और इस पॉइंट को के बोल दो, ये परपेंडिकुलर डाला मैंने। ये जो AK है वो क्या है, परपेंडिकुलर ऑन BK। AK इज, आप यहां लिख देना, AK क्या है, AK इज परपेंडिकुलर ऑन BK। ये पॉइंट आप समझ लेना अच्छे से। अब मैं डायग्राम को छोटा करता हूं वापस फिर से। अब मैटर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमें ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा सा लिखना है। तो देखो हम ये कहेंगे कि जो AB है वो स्लिट है, यानी वो वेव फ्रंट है, और यहां हर पॉइंट से जो वेव्स निकलेंगी वो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगी अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले स्टार्टिंग इसी जगह से करते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल all points at slit AB behaves like
a new source and they give secondary wavelets these are going in all directions। ये जो ए बी से निकलेंगी वो सभी डायरेक्शंस में जाएंगी, जो स्ट्रेट जाएंगी ओ पर मिलेंगी वो सब सेम फेज में है, यहां से चली भी सेम फेज में, पहुंचेगी भी सेम फेज में, तो मैक्सिमा बनाएंगी या ब्राइटनेस बनाएंगी, ब्राइट फ्रिंज बनाएंगी। तो almost rays reaches at O in same phase, so it is the position of central maxima, position of central मैक्सिमा, यानी जो ओ पर ब्राइट फ्रिंज है उसका नाम है सेंट्रल मैक्सिमा। अब हम ये कहेंगे कि बीके पर हमने ए के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, निकलेंगी तो सेम फेज में, लेकिन जब पी पर पहुंचेंगी तो फेज डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए वहां मिनिमा मिलेगा मुझे। तो हम कहेंगे मेक अ परपेंडिकुलर AK on BK, the rays या the waves कुछ भी लिख दें, the waves reaches at P are in opposite phase, so it is position of minima। मिनिमा के लिए हम कहेंगे लेट बी के इज इक्वल टू लैम्डा। ये लैम्डा हमारा लाइट का वेवलेंथ है। अब हम एक बात कहते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल को ले लें, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम बात करें, बीके को लैम्डा हमने ले लिया है। अब बीके हम ट्रायंगल से अगर निकालें, ए बी के ट्रायंगल यूज करें, ये साइन थीटा यूज कर दो तो परपेंडिकुलर बीके हो गया और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, ए बी। इन ट्रायंगल ए बी के, इन ट्रायंगल ए बी के साइन थीटा इज इक्वल टू बी के बाई ए बी। तो बी के की वैल्यू बनी कितनी देखो, ए बी साइन थीटा, और ए बी की थिकनेस हमने लेट कितनी रखी हुई है, ई, तो बी के इज इक्वल टू बन गया ई साइन थीटा। और बी के को हमने मिनिमा के लिए कंसीडर किया लैम्डा, तो फिर ई साइन थीटा जो बी के है वही लैम्डा है। तो इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला बना, ई साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अगर मान लीजिए पी पर एन नंबर की फ्रिंज पहुंचती, वैसे तो हमने फर्स्ट मिनिमा लिया है, लेकिन हो सकता है एन नंबर का मिनिमा हो, तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर एनथ मिनिमा। तो ई साइन थीटा जो बनेगा वो बनेगा प्लस माइनस एन लैम्डा। अब ये प्लस माइनस का रीजन समझना, अगर आप अपवर्ड लोगे तो प्लस है, और यही चीजें पी जो पॉइंट था वो डाउनवर्ड ले लिया होता हमने। डायग्राम में देखना, अपवर्ड डाउनवर्ड के लिए प्लस और माइनस यूज किया। ये हमारी दोनों रेज ऊपर जाके मीट कर रही, ओ से अपवर्ड है। अगर ऐसी हम नीचे की तरफ रेज ले जाते तो भी तो होता मिनिमा, दोनों साइड मिलेगा मिनिमा सेंटर मैक्सिमा के। तो एक साइड के लिए प्लस यूज करेंगे, दूसरे साइड के लिए माइनस, इसलिए ये साइन हमने प्लस माइनस यूज किया है। अब हम बात करते आगे,
तो एक ये फॉर्मूला यूज करोगे आप पहली बात इन फॉर फ्यूचर न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए। बट अगर सपोज करो एंगल स्मॉल हो, क्या हो, फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए आप लोग क्या करते हो, साइन थीटा को थीटा लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, साइन थीटा, टेन थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, थीटा। तो फिर ये फॉर्मूला हमारा देखो क्या बनेगा, ई थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा, या फिर हम थीटा कहें तो थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा बाई ई। अब देखो बोथ साइड के लिए अगर हम लिखना चाहें, गौर से बात को समझना, इसी से हमें एक पैटर्न मिलेगा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये देखो सबसे पीक वैल्यू दिखा रहा है, यानी ये सेंट्रल मैक्सिमा बोला जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, ये इंटेंसिटी के लिए यूज किया एक्सेस, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, इसका नाम क्या पड़ेगा, सेंट्रल मैक्सिमा सबसे बड़ा है। इसके बाद ऐसे छोटे छोटे मिनिमा मैक्सिमा आगे चलेंगे, इधर भी चलेंगे। मैंने बोला एक साइड हम प्लस वर्ड यूज करेंगे, एक साइड हम माइनस यूज करेंगे। ये देखो फर्स्ट मिनिमा होगा कि नहीं भाई, ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, पीक, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इसी के पास है। फिर इंटेंसिटी आगे और मिलेंगी लेकिन वो वीक मिलेंगी, तो ये पोजीशन होगी फर्स्ट मिनिमा की, एक साइड उधर और दूसरे साइड भी, ये फर्स्ट मिनिमा है। और ये जो होगा वो सेकेंडरी मैक्सिमा होगा, क्या होगा, अब आगे टर्सरी मैक्सिमा नहीं होगा, ध्यान रखना, सभी सेकेंडरी मैक्सिमा बोले जाएंगे। तो ये डिस्टेंस अगर हम कहें, सेपरेशन ध्यान देना, ये लैम्डा बाई ई है, कितना है, एक साइड बोल दो प्लस में लैम्डा बाई, ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाई, हर एक का सेपरेशन लैम्डा बाई है, आगे 3 लैम्डा बाई, ये सब प्लस में है, किसमें है, प्लस, और इधर वाले सब माइनस में लिख देने हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब एक बात और सुन लेना, ये फॉर्मूले की तरह आपको लर्न करना पड़ेगा ये चीज। अगर हमसे कोई पूछे स्पेसिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा या एंगुलर सेपरेशन ऑफ आइदर साइड ऑफ मिनिमा, तो हम इसको बोलेंगे विड्थ ऑफ, भी कह सकते हो, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो देखो तुम जब ये विड्थ निकालोगे, ध्यान दो, तो 2 थीटा है कि नहीं, एक तरह से ये भाई लैम्डा बाई इधर, तो सेंट्रल मैक्सिमम देखो, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसको हम लोग 2 थीटा से ही निकालेंगे। कभी एग्जाम में अगर निकालना हो तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या निकालेंगे आप, 2 लैम्डा बाई। अब कुछ बच्चे हमसे बाद में कहते हैं 2 2 काट दो, बात वो नहीं है, काट सकते हो आप, तो यहाँ आधा निकलता, हाफ, और हमें पूरा चाहिए, तो दोनों कितना है, 2 थीटा है कि नहीं है, बताओ। अगर कभी लीनियर विड्थ निकालनी हो, देखो लीनियर विड्थ के लिए हम बात करें अगर, तो उसे हम लोग 2x बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2x। तो d से मल्टीप्लाई, यानी जो स्पेस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन है उसको कैपिटल D यहां भी बोलेंगे, जैसे पीछे बोलते थे। तो हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 लैम्डा बाई इंटू डी, ये लीनियर विड्थ होगी। लेकिन अगर कभी लेंस की फोकल लेंथ गिवन हो और डिस्टेंस भी गिवन हो, तो प्रायोरिटी में फोकल लेंथ यूज करेंगे आप। अगर केवल डिस्टेंस है तो डिस्टेंस से निकालो, केवल फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ से निकालो इस चीज को। लेकिन दोनों ही कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स में देगा, तो हमें चूज किसको करना है, फोकल लेंथ। तो एक दूसरा फॉर्मूला लीनियर विड्थ के लिए समझ लो, 2x इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ई इंटू एफ। ये दोनों अलग अलग सिचुएशन में ज्यादातर आते हैं, बट अगर एक साथ दोनों वैल्यूज हैं तो आप प्रेफर किसे करेंगे, फोकल लेंथ वाले कॉन्सेप्ट को। इतना नोट करिए, फिर आगे की बात करता हूं। ये डी है, इसका मतलब समझ लीजिएगा, जैसे कि वेयर डी सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन
ये हमारा डी बनेगा। एफ क्या हो गया? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अगर कोई लेंस यूज किया है तो वो उसकी फोकल लेंथ है। एक क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में आता है, वेरी शॉर्ट में आता है कि वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स प्रूफ करिए, और उसी से रिलेटेड एक और टर्म आता है फ्रेनल डिस्टेंस। ये हेडिंग डाल लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आया हुआ एग्जाम में। पहले तो इसका नाम डालोगे वैलिडिटी, अगर हमसे कहा जाए पता करो वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, और इसी का दूसरा नाम फ्रेनल डिस्टेंस। इन दोनों नामों में से कुछ भी नाम से पूछा जाए तो यही आर्टिकल आपको लिखना है, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स या फिर फ्रेनल डिस्टेंस। क्या इसका सेंस है? अब मैं बात करता हूं उससे रिलेटेड। तो जरा सोचो जरा क्या हो सकता है। ये जो वैलिडिटी है, इसको आप लोग इसमें रे ऑप्टिक्स की जगह हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? वेव ऑप्टिक्स, उसकी वैलिडिटी है ये। तो ये वर्ड यूज कर लेना, वैलिडिटी ऑफ वेव ऑप्टिक्स या फ्रेनल डिस्टेंस। क्वेश्चन राइज हुआ, ये अक्सर इस नाम से ही ज्यादा आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेनल डिस्टेंस। अच्छा याद करो, तुम लोगों ने क्लास 11th में इंड करेक्शन पढ़ा था, इंड करेक्शन रेजोनेंस ट्यूब के लिए, इंड करेक्शन। अच्छा नहीं भी पढ़ा है तो मैं एक बात पहले इंड करेक्शन बताऊंगा, तब इस पे आता हूं, ठीक है? सुना जरा सुना ध्यान से। ये हमारा ट्यूबवेल वाला पंप वगैरह कुछ है नहीं, जिसमें पानी निकालते हैं हम लोग ट्यूबवेल से। तो जब वाटर स्ट्रीम आती है, बाहर एग्जिट होती है, ध्यान रखना, तो एकदम तुरंत नहीं स्प्रेड होता है, कुछ डिस्टेंस ये वाटर आगे बिल्कुल क्लोजली चला जाता है स्ट्रेट लाइन मोशन में। स्ट्रेट लाइन या टर्बुलेंट फ्लो की बात जैसे होती है ना, तो उसके बाद फिर ये स्प्रेड होता है। देखो, तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड कर लिया इसने बिफोर स्प्रेडिंग, आफ्टर पाइप, इसको बोलते थे इंड करेक्शन। अगर थोड़ा बहुत याद हो, रेजोनेंस ट्यूब में पढ़ाया था। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पर है। अब आप सोचते होगे वो कैसे? तो देखो अभी हमने आपको एक स्लिट बनाई थी, सिंगल स्लिट, जिसकी विड्थ कितनी बताई मैंने आप लोगों को? ई। कुछ बुक्स में ए भी सिंबल है इसका, वो आप पर डिपेंड करेगा। अब देखो यहां से जो लाइट रे चली थी वो क्या करेंगी? डिफ्रैक्ट होंगी, राइट? डिफ्रैक्शन हम अभी तक पीछे जो अभी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बनाया था उसमें हमने जस्ट तुरंत स्लिट के बाद ले लिया था। एक्चुअल ऐसा नहीं होता, ध्यान देना, मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक्चुअल में जब ये लाइट रेज यहां से चलती हैं, ध्यान रखना, तो तुरंत ही नहीं डिफ्रैक्ट होती हैं, बल्कि कुछ दूर स्ट्रेट चलेंगी सीधा, उसके बाद ये डिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा। ये जो मैंने शो किया, ये रेज का सिचुएशन है, वेव्स का, सेकेंडरी वेव्स की प्रोपगेशन सिचुएशन है। तो देखो इस सामने तक अगर आप देखो ध्यान से, जो यहां की विड्थ है देखो ई, उतनी विड्थ है कि नहीं? इसके बाद ये विड्थ इंक्रीज होना शुरू होगी। अभी फिलहाल इसको एक्स लिख ले रहा हूं और इसको ई लिखा है मैंने। ये जो डिस्टेंस है ये फ्रेनल डिस्टेंस बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी? फ्रेनल डिस्टेंस। मैंने ZF लिख दिया इसका सिंबल। फिर बात को समझना, अगर डेफिनेशन वाइज हम कहें, पूछा जाए हमसे कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेनल डिस्टेंस, तो हम कहेंगे द डिस्टेंस propagated by ऑप्टिकल बीम या लाइट बीम लिख दो, ऑप्टिकल बीम बिफोर डिफ्रैक्शन थ्रू single slit is known as
फ्रेनेल डिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आई जो मैं बोल रहा था? देखो वही मैंने लिखा है, मैंने कहा लाइट रे ने या ऑप्टिकल बीम ने, लाइट बीम ने स्लिट से निकलने के बाद जितनी डिस्टेंस विदाउट डिफ्रैक्शन कवर कर ली है वो डिस्टेंस कहलाती है क्या? फ्रेनेल डिस्टेंस। बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता पॉइंट नहीं हुआ कि जब वो स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ उससे बिफोर और पाइप के बाद जो डिस्टेंस कवर हुई थी उसको बोलते थे इंड करेक्शन। तो यहां पर स्लिट से निकलने के बाद और स्प्रेड यानी कि यहां डिफ्रैक्शन बोलेंगे उसको, डिफ्रैक्शन होने से पहले जो डिस्टेंस कवर हुई उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेनेल डिस्टेंस। इसके लिए फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं हम, सुनो। ये सपोज करो जो एंगुलर सेपरेशन है ऐसा, ये थीटा है। अभी हमने सीखा वी नो दैट द एंगुलर सेपरेशन, वी नो दैट the angular separation थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ई होता है। अभी सिखाया हमने कि नहीं सिखाया आपको? बताओ। अभी एंगुलर सेपरेशन कितना बताया आपको? थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई। बट अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बात करें, जो अभी डायग्राम मैंने शो किया आपका, देखना जरा, टेन थीटा के अकॉर्डिंग निकाल दो, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो एक्स बाई जेड, इसको हम क्या कह देंगे? थीटा दोबारा से निकालोगे तो क्या बनेगा? एक्स बाई जेड एफ। अभी जेड बोलो, बाद में जेड एफ बोल देना, ठीक है? वो जब हम इस कंडीशन यूज करेंगे इसकी तब बेटर लगेगा। इन दोनों को इक्वेट करा दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो लैम्डा बाई ई इज इक्वल टू क्या बना? एक्स बाई जेड। ये जो जेड डिस्टेंस है वो कितनी भी डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन जब हम बोल देंगे कि स्प्रेड होने से जस्ट बिफोर है तो इसके साथ सफिक्स यूज करेंगे एफ। अब हम कहेंगे यहां से पहले काम करो, जेड निकाल दो। तो जेड क्या निकलने वाला है जरा ध्यान देना प्लीज, एक्स इंटू ई बाई लैम्डा, ये तो बनेगा। अब हम कहें व्हेन x इज इक्वल टू ई, देखो x तब तक ई के इक्वल बना रहेगा, देखो भैया, जब इस डिस्टेंस को जेड, अभी इसको जेड एफ ना लेना, जेड बोलना, बाद में इसको हम जेड एफ कह लेंगे। मेरी बात सुनो, ये जेड देखो, अभी ई और एक्स तो हम यहां भी लेट कर सकते थे कहीं और भी, एक्स बड़ा भी हो सकता है, ई से छोटा तो नहीं होगा क्योंकि पैरेलल है शुरुआत में, एक्स बिग हो सकता है, लेकिन जिस जगह से स्प्रेड स्टार्ट होगा उस समय एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी? ई के इक्वल होगी कि नहीं होगी? तो तब जो जेड होगा वो जेड एफ बोल दिया जाएगा। तो हम कहेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू ई देन जेड इज इक्वल टू जेड एफ, और जेड एफ को मैंने बोला है क्या? फ्रेनेल डिस्टेंस। बात को अच्छे समझ लेना। तो जब मैं एक्स को ई लिखूंगा तब मैं जेड को जेड एफ बोल दूंगा। तो ये फॉर्मूला मेरा देखो क्या बन रहा, अब जेड को लिखा जेड एफ, तो एक्स को ई लिखा, तो फॉर्मूला क्या बना? ई स्क्वायर बाई लैम्डा। दिस फॉर्मूला इज फॉर कैलकुलेटिंग द फ्रेनेल डिस्टेंस। इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।